हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। हमने इससे पहले टेंस के बारे में चर्चा की, उसके बारे में समझा। अब उससे रिलेटेड दो चैप्टर्स हैं हमारे, या मैं कहूँ तीन चैप्टर्स हैं बेसिकली। एक इसमें कंडीशनल भी है, पर वो कंडीशनल वाला मैं आपको अलग से सिखाऊंगा, उसकी अलग से हम अप्रोच रखेंगे। अभी हम वॉइस के बारे में और फिर इसके बाद नरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जब वॉइस और नरेशन के बारे में चर्चा हो जाएगी तो या तो इनके इन बिटवीन आपको उसका कंडीशनल का एक अलग से लेक्चर मिल जाएगा, या फिर एक अलग से ही लेक्चर होगा वो इसके बाद। तो हमारा आज का पहला वर्ड है कार्नेज। कार्नेज का क्या मतलब है? द किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये एक नाउन की तरह एक्ट करेगा। स्लॉटर, मैसैकर और ब्यूचरी। ये मैसैकर की स्पेलिंग याद रखेंगे, पेपर में बार बार आती है। तो मैसैकर मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों का मर्डर कर देना या उनको मार देना, खत्म कर देना, वैसा। तो मैसैकर उसी का सिनोनिम हो जाएगा कार्नेज। फिर एम्पलीफाई का क्या मतलब है? एम्पलीफाई का मतलब है टू मेक लार्जर और ग्रेटर। किसी चीज को लार्ज बनाना, बड़ा बनाना, ग्रेटर बनाना, या टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ और अमाउंट ऑफ। बेसिकली किसी चीज को इंक्रीज करना, किसी चीज को बढ़ाना क्या कहलाता है? एम्पलीफाई करना। एग्रेंडाइज करना, ऑगमेंट करना, एनलार्ज करना और एस्केलेट करना उसके सिनोनिम है। ये ऑगमेंट आप बहुत अच्छे से याद रखना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एम्पलीफाई क्या हो गया? एक वर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, है ना। फिर स्ट्रेंगुलेट। स्ट्रेंगुलेट का मतलब है हैम्पर और हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ। बेसिकली किसी चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, उसका डेवलपमेंट आप नहीं होने दें। या कोई चीज है जो उसका डेवलपमेंट हैम्पर कर रही है। हैम्पर कर रही है मतलब रोक रही है, हिंडर कर रही है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है मतलब रोक रही है, तो वो स्ट्रेंगुलेट करना कहलाएगा। या फिर टू किल समवन बाय प्रेसिंग द थ्रॉट। किसी को मार देना उसका गला दबाकर, किसी का गला दबाकर, किसी के गला दबाकर उसकी हत्या कर देना, वो स्ट्रेंगुलेट करना कहलाएगा। स्ट्रेंगल, थ्रॉटल, चोक और एस्मदर उसके सिनोनिम। तो पहला वर्ड कार्नेज, दूसरा एम्पलीफाई, तीसरा स्ट्रेंगुलेट। चौथा वर्ड है बोन होमी। बोन होमी चेयरफुल, फ्रेंडलीनेस या जेनिलिटी। बेसिकली अच्छा स्वभाव जिसको कह सकते हैं ना, या अच्छा व्यवहार। वो अच्छा व्यवहार क्या कहलाता है आपका? बोनहोमी। और ये किसकी तरह काम करेगा? एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो एफेबिलिटी, एमिएबिलिटी और सोशेबिलिटी, ये क्या होगा इसके सिनोनिम। अगर आप इसको देखें तो इसमें मिलेगा जेनियल। जेनियल मतलब फ्रेंडली, ऐसे सोशेबल मतलब फ्रेंडली, एमिएबल मतलब फ्रेंडली, एफेबल फ्रेंडली। तो जेनियल, एफेबल, एमिएबल, सोशेबल, ये सब किस में आएंगे? फ्रेंडली में। जैसे ह्यूमन क्या है? एक फ्रेंडली जानवर है ना, या जो सोसाइटी में सोशेबल रहना पसंद करता है। तो बॉर्न होमी का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा व्यवहार, कि फ्रेंडली व्यवहार जो है, फ्रेंडली नेचर जो है वो कहलाएगा। फिर पांचवा वर्ड है काउंटर पार्ट। तो काउंटर पार्ट वन हैविंग द सेम फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स एज अनदर। किसी में है, किसी व्यक्ति में है, क्या है? सेम फंक्शन, एक से फंक्शन है, या फिर एक से कैरेक्टरिस्टिक्स है, एज अनदर दूसरे के जैसे, तो वो क्या कहलाएगा? दूसरे का काउंटर पार्ट। इसको आप ऐसे समझो सिंपल शब्दों में, जैसे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के क्या है? काउंटर पार्ट है, या उनके क्या है? बराबर है, तो वो काउंटर पार्ट कहलाएगा हमारा। उसके लिए क्या हो जाएगा वर्ड हमारा सिनोनिम? डॉपलगैंगर। बेसिकली डॉपलगैंगर का मतलब होता है जो एक से दिखते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके एक से हो गए, है ना। कलीग, कलीग का मतलब क्या हो गया? कि जैसे भाई साथ में काम करने वाले, कि मान लो एक ही ऑफिस में दो क्लर्क काम करते हैं, तो दोनों क्लर्क क्या हो गए? समकक्ष हो गए, बराबर हो गए, तो भाई। या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट। तो ये हमारे 5 वर्ड थे: कार्नेज, एम्पलीफाई, स्ट्रेंगुलेट, बॉनहोमी और काउंटर पार्ट। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वॉज, अच्छा ये आप क्या कर सकते हो? इसका पॉज करके इसको आप अपने एंड से सॉल्व कर सकते हो, है ना।
तो उम्मीद करता हूं आपने पॉज करके अपने एंड से वोकेबलरी का यूज करके इनको सॉल्व किया होगा। अब मैं बता देता हूं। तो देयर वॉज अ कैजुअल डैश बिटवीन द एक्टर्स एंड रिहर्सल्स एट रिहर्सल सॉरी देयर वॉज अ कैजुअल बोनहोमी। बोनहोमी का मतलब उनके बीच में कैजुअल जो फ्रेंडशिप थी कि भाई एक्टर्स हैं आपस में आए, है ना, कि अक्षय कुमार है और सलमान खान, मान लो उनके बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप नहीं भी है, पर चूंकि रिहर्सल में आए हैं तो उनके बीच में कैसी होगी फ्रेंडलीनेस, कैसी होगी, कैजुअल होगी। बहुत गाढ़ी नहीं भी हो मित्रता भले ही, पर वो इतनी तो होगी ना कि कैजुअल, वो जिसमें वो बातचीत कर सकें या एक दूसरे के साथ बैठ सकें, बात कर सकें या डिस्कस कर सकें, तो बोनहोमी आ जाएगा। मतलब कैसा रिलेशन, सामान्य स्तर का जो रिलेशन है, जैसे यहां पर लिखा है ना बोनहोमी, चीयरफुल फ्रेंडलीनेस या अच्छा व्यवहार, है ना। तो कैजुअल जो अच्छा व्यवहार था उन एक्टर्स के बीच में था। दे लुक एनवियसली, एनवियसली मतलब जलन से, जिसमें जलन भरी हो, तो दे लुक एनवियसली एट द सक्सेस ऑफ देयर काउंटर पार्ट्स। अपने या उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनकी सक्सेस को वो कैसे देखते हैं, एनवियसली, एनवियसली मतलब जलन से भर, मतलब नफरत के भाव से या जलन के भाव से, चिढ़ के भाव से, वैसे देखते हैं अपने काउंटर पार्ट्स की सक्सेस को। यू मस्ट डैश योर एफर्ट बाय वर्किंग अ लॉट हार्डर, तो यू मस्ट एम्पलीफाई, कि तुम्हें एम्पलीफाई करना चाहिए, एनलार्ज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए अपने एफर्ट को। कैसे एफर्ट को बढ़ा सकते हो, और मेहनत करके। रिफ्यूजीज क्रॉस्ड द बॉर्डर टू एस्केप द इन देयर होमलैंड, जो रेफ्यूजीज थे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस की टू एस्केप द कार्नेज, ताकि वो कार्नेज मतलब वो जो बहुत कहना चाहिए बड़े स्तर पर जो मर्डर हो रहे थे लोगों के, उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी बॉर्डर क्रॉस की और रिफ्यूजी के कहाँ पहुंच गए होंगे, दूसरे देश में, क्योंकि उनके देश में क्या हो रहा था, कार्नेज हो रहा था। वीकनेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज डैश द डेवलपमेंट इन दैट पुअर नेशन, जो वीकनेस है, किस चीज की वीकनेस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, वो क्या कर रही है, वो कर रही है स्ट्रेंगुलेट, और चूंकि इस लिखा हुआ है तो कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यूस में बना देंगे। अब तो हम टेंस भी जानते हैं, है ना। तो वीकनेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज स्ट्रेंगुलेटिंग द डेवलपमेंट इन दैट पुअर नेशन, उस गरीब जो देश है उसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेंगुलेट कर रहे हो, स्ट्रेंगुलेट कर रहे हैं मतलब उसको डेवलपमेंट को होने नहीं दे रहे। तो स्ट्रेंगुलेट के दो मतलब थे, या तो डेवलपमेंट को हैम्पर करना, एक्टिविटी को हैम्पर करना, रोकना, या फिर किसी का मर्डर करना उसका गला दबाकर। तो अब वोकेबलरी के बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा जो चैप्टर है नेक्स्ट, वो है हमारा वॉइस। उसके बारे में देखते हैं हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है या हमको क्या इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए। अच्छा, वॉइस क्या है, तो पहले तो हम वॉइस को दो टाइप में बांट देते हैं, जैसे कि पहला टाइप हमको दिख भी रहा है, एक्टिव वॉइस। व्हेन अ सब्जेक्ट डज एन एक्शन इट इज रिटन इन एक्टिव वॉइस, जब कोई सब्जेक्ट एक्शन करता है तो उसे एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है। अगर हम थोड़ा ध्यान से भी हमने अगर चैप्टर पढ़ा होगा अपना टेंस वाला, तो हम देखेंगे कि वहां ऐसा सेंटेंस हमेशा बनता है जहां सब्जेक्ट ही एक्शन करता है। मतलब जितने भी टेंस हैं हमारे 12, सारे जो टेंस हैं वो सारे एक्टिव वॉइस में लिखे जाते हैं। कभी कभी ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है, तो आप एक चीज हमेशा अपने दिमाग में क्लियर करना, 80 to 90% क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे कि अगर कोई सेंटेंस टेंस में लिखा हुआ है, जनरली सामान्य स्तर की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर कोई सेंटेंस टेंस में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो एक्टिव वॉइस में। अदरवाइज अगर सेंटेंस पैसिव में होगा तो वो किसी टेंस का सिंटेक्स फॉलो नहीं करेगा। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि वहां पर पैसिव में हो और वो टेंस का किसी सिंटेक्स से मैच कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। सिर्फ यही पॉसिबल है कि वहां पर हम एक्टिव वॉइस में जब सेंटेंस लिखेंगे तभी वो किसी टेंस के सिंटेक्स को फॉलो करेगा, जो हमने 12 टेंस पढ़े हैं।
तो एक्टिव वॉइस क्या है? जब सेंटेंस में किसी टेंस में लिखा जाए कोई एक्शन, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक्टिव वॉइस वो है जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है। जैसे द पुलिस अरेस्टेड अ टेररिस्ट, पुलिस ने टेररिस्ट को पकड़ा, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? पुलिस। इसने पकड़ने का एक्शन किया और किसको पकड़ा? टेररिस्ट को। अगर मैं इसका टेंस देखना चाहूं तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या मैं इसको कह सकता हूं कि पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है। अच्छा, कभी आपके मन में ये आया हो शायद कि सर जब हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिख सकते थे तो पैसिव में लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्यों हुआ कि हमको सेंटेंस का पैसिव बनाना पड़ा? ऐसा तो नहीं कि बैठे ठाले कोई काम नहीं है तो एक्टिव का पैसिव बनाने लगे, बस हमारे पास बेरोजगारी है, कोई काम तो हमारे पास है नहीं, तो हम एक्टिव का पैसिव भी चेंज करते रहेंगे। बेसिकली है क्या कि जब हम सेंटेंस लिखते हैं ना तो कई बार सब्जेक्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट हो जाता है, कई बार सब्जेक्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्ट को हमको पहले बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को हमको पहले आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा। तो उस चक्कर में जैसे अगर हम पिछले वाले सेंटेंस में देखें तो क्या पुलिस का अरेस्ट करना इंपॉर्टेंट है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, भाई पुलिस का तो काम ही है ना अरेस्ट करना, लेकिन उन्होंने किसको अरेस्ट किया है? एक टेररिस्ट को। जब उन्होंने एक टेररिस्ट को पकड़ा तो ये टेररिस्ट का पकड़ा जाना इंपॉर्टेंट है, ना कि पुलिस का पकड़ना। इसीलिए देखो आप, जब मैंने यहां लिखा है तो ऐसा लिखा है अ टेररिस्ट वाज अरेस्टेड। इसमें एक दो प्रॉब्लम है, वो समझाता हूं मैं एक एक करके। तो पहले हम पैसिव वॉइस की अगर चर्चा करें तो पैसिव वॉइस क्या है कि व्हेन एन एक्शन इज डन टू अ सब्जेक्ट इट इज रिटन इन पैसिव वॉइस। जब किसी सब्जेक्ट पर कोई क्रिया होती है, जब किसी सब्जेक्ट पर कोई एक्शन होता है, तो हम कहते हैं कि हमारा एक्शन किस में लिखा हुआ है? पैसिव वॉइस में। अच्छा, आप ये मैच करो, ये किस टेंस को प्रेफर करता है? किसी टेंस में आता है क्या ये सिंटेक्स? आप कहोगे नहीं सर, ये तो किसी टेंस का सिंटेक्स नहीं है। ऐसा तो कहीं नहीं होता कि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म लिखा हो, ये तो किसी टेंस में पॉसिबल नहीं है। हमने 12 टेंस पढ़े, और अगर पास्ट के 4 टेंस की बात करें तो भी ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। अब दूसरी प्रॉब्लम बच्चों को ये आएगी कि सर इसमें जो पुलिस था वो कहाँ एलिमिनेट हो गया? तो ये हम रूल्स में पढ़ेंगे भी, ऐसे नाउन या ऐसे सब्जेक्ट जो अंडरस्टूड होते हैं, मतलब ये उस कामों के लिए, उन एक्शंस के लिए वही एंटाइटल्ड है कि वही ये काम करेंगे। जैसे अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करेगी। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप ऐसी खबर पढ़ते हैं कि एक चोर पकड़ा गया, एक चोर पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है। क्यों? क्योंकि पकड़ने का, अरेस्ट करने का जो काम है वो पुलिस का है। एक मुजरिम को फांसी दी गई, या किसी बलात्कारी को फांसी दी गई, या फांसी की सजा दी गई, ऐसा कर देते हैं, किसी बलात्कारी को फांसी की सजा दी गई। किसी बलात्कारी को फांसी की सजा दी गई कोर्ट के द्वारा। आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे कोर्ट के द्वारा दी गई, क्यों? क्योंकि सजा देने का काम किसका है? कोई भी तो दे नहीं सकता, कोर्ट सजा देगी। तो ऐसे नाउन, ऐसे सब्जेक्ट जो क्या होता है, डेफिनेट होते हैं किसी एक्शन के लिए, एंटाइटल्ड होते हैं, उनको हम पैसिव में बाय के साथ यूज नहीं करते। ठीक है, इसलिए यहां पर बाय के साथ मैंने यूज नहीं किया है। अब जो दूसरी बात मैं आपको समझा रहा था कि यहां पर टेररिस्ट का अरेस्ट होना महत्वपूर्ण है, ना कि पुलिस का टेररिस्ट को अरेस्ट करना। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, ना कि ये जो हमारा सब्जेक्ट था ये। तो ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण था तो उसको पहले बताएंगे, यह लिखने का तरीका ऐसा होगा। ये जो पैसिव बनाया है, ये पैसिव बनाने का सेंस ये है कि जब आप कोई सेंटेंस लिखें तो उसमें जो महत्वपूर्ण है उसको पहले लिखा जाए। अगर सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है तो टेंस हमारे पास है, अगर उसमें ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण है तो फिर हमारे लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस है, बेसिकली पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। द पुलिस अरेस्टेड अ थीफ, ये मैंने आपको एडवर्ब में भी पढ़ाया है, मैं इसका छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं बस। पुलिस ने पकड़ा थीफ को,
तो ये जो अरेस्ट है, ये अरेस्ट करने का वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव से क्या मतलब है? ट्रांजिटिव से मतलब है कि जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट पर जा रहा है, या ऐसा एक्शन जिसका ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा एक्शन जो ऑब्जेक्ट पर जा रहा है या ऐसा एक्शन जिसका ऑब्जेक्ट है, वो किस में लिखा जाएगा? ट्रांजिटिव में। और इसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मतलब अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप उसका पैसिव बना सकते हैं, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसका पैसिव नहीं बना सकते। इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो दे केम बैक इमीडिएटली, वो तुरंत वापस आ गए। अच्छा, इसमें जो केम बैक है या कम की बात करूं, केम जो लिखा हुआ है इसका कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है हमारे पास। इसका कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, क्योंकि इमीडिएटली तो एक एडवर्ब है और एक एडवर्ब ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता। तो बेसिकली सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। इसलिए किसी इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। मतलब ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसका आप पैसिव क्रिएट नहीं कर सकते। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें एग्जामिनर लिखता है और उसको कॉपी करके नीचे लिख देता है, मतलब उसमें वॉइस चेंज नहीं किया। तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर ये ऐसा कैसे हो गया कि इसका वॉइस ही चेंज नहीं किया, ऐसा क्यों हो गया? तो उसका एक रीजन ये भी है, और भी रीजंस हैं, पर एक बेसिक रीजन ये भी है कि वॉइस इसलिए चेंज नहीं हुआ वहां पर क्योंकि वो जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है, और इंट्रांजिटिव है मतलब उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर उसका सब्जेक्ट कैसे बनेगा? मतलब जब पैसिव होगा तो पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो वो तो जब ऑब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं है तो फिर सब्जेक्ट बनने की कोई बात नहीं। अब यहां से बिल्कुल बेसिक बेसिक सीखना शुरू करते हैं। हमारे पास टोटल 8 टेंस हैं, है तो वैसे 12, पर 8 ऐसे हैं जिनका हम पैसिव बना सकते हैं। बस 4 ऐसे टेंस हैं जिनका पैसिव क्रिएट नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो करना क्या होता है? सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है सेंटेंस में, और उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। सपोज करें किसी सेंटेंस में मी एक ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बना देंगे? आई। अगर यहां पर अस हमारा ऑब्जेक्ट होता तो सब्जेक्ट क्या बन जाता? हमारा वी बन जाता, वो रिटर्न होकर, है ना। ऐसे ही अगर देम होता तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाता? ते बन जाता। ठीक है, तो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट को बना देंगे हम सब्जेक्ट। पहला काम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर लेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूनिवर्सल है, ये हमेशा थर्ड फॉर्म ही होगा, ये सेकंड या फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकता पैसिव वॉइस में, ये ध्यान रखना है। एरर आते हैं इस पॉइंट पर। हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय इस बात का इल्म रखना है कि आप वर्ब को थर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे, और प्रेपोजिशन बाय है ही हमारे पास, और सब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट में। जैसे सब्जेक्ट आए रहा हो तो पैसिव में वो मी लिख दिया जाएगा, या फिर वी रहा हो तो पैसिव में क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा, या फिर दे रहा हो तो पैसिव में वो क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, ये लो भाई, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। तो बेसिकली 3 काम करने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। एक कंफ्यूजन आपके मन में आज नहीं तो कल कभी आ सकता है कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज होते हैं, तो आपने डू या डज का यूज क्यों नहीं किया? तो अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया है कि डू और डज के साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। अगर मैं यहां पर डू और डज का यूज करूंगा तो यहां पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि पैसिव में तो वर्ब किस फॉर्म में आता है? थर्ड फॉर्म में। तो अगर हम पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं किसका? हम पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसका सिंटेक्स ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा देखें अगर कि कैसे बना है। तो जैसे मैंने यहां लिखा है दे प्ले बिलियर्ड्स, ठीक है, इसका पैसिव कैसे बना है? ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बिलियर्ड्स।
प्ले क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बिलियर्ड्स चूंकि एक गेम का नाम है इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगा। मेन वर्ब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में। फिर क्या आ जाएगा, प्रेपोजिशन बाय, और दे से क्या हो जाएगा, देम। तो बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय देम, इसका क्या हो गया, पैसिव वॉइस। ऐसे ही अगर मैं सेकंड देखूं, थोड़ा अच्छा सेंटेंस है, द इलेक्शन कमीशन हेल्ड्स इलेक्शंस फॉर लोकसभा इन एवरी 5 years। तो यहां पर हमारा सेंटेंस असल में होल्ड होना चाहिए था, होल्ड होना चाहिए, होल्ड्स होना चाहिए था। तो ये V1 प्लस S लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, हाँ सर है। अच्छा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट है इसमें इलेक्शंस फॉर लोकसभा, यही है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है, इलेक्शंस बस नहीं है, पूरा है, इलेक्शंस फॉर लोकसभा। तो इलेक्शंस फॉर लोकसभा ये हमारा ऑब्जेक्ट से क्या बन गया, सब्जेक्ट। अच्छा इलेक्शंस तो प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, आर। होल्ड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्ड। फिर प्रेपोजिशन क्या हो जाएगा, बाय, और किसके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। अच्छा इसमें दो तरीके हैं, एक चीज में एक एक करके दोनों बोल देता हूं। इलेक्शंस फॉर लोकसभा आर हेल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इन एवरी 5 years, एक तो ये हो सकता है, और एक ये इन एवरी 5 years यहां भी आ सकता है कि इलेक्शंस फॉर लोकसभा आर हेल्ड इन एवरी 5 years बाय द इलेक्शन कमीशन। तो चाहे आप बाय द इलेक्शन कमीशन वर्ब के तुरंत बाद लिख लो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चाहे तो इसको सेंटेंस के एंड में लिखो, मतलब ये वही देगा, बस लिखने के तरीके अलग अलग हैं, है ना। फिर रोमिला मेक्स नाइस टॉयज, तो रोमिला मेक्स नाइस टॉयज, अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, नाइस टॉयज। तो नाइस टॉयज यहां पर आ गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वर्ब क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा, बाय रोमिला, क्योंकि जो सब्जेक्ट था वो किस में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट में। जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ गया, सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट नाइस टॉयज था इसलिए वर्ब कैसा लगाया है, आर लगाया है। द स्टेट गवर्नमेंट्स टेक एवरी पॉसिबल स्टेप टू कर्ब करप्शन, है ना। तो यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है। अच्छा स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, राज्य सरकारों की बात हो रही है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एवरी पॉसिबल स्टेप, है ना। तो अब चाहो तो वैसे पूरा लेना चाहिए, क्योंकि एवरी पॉसिबल स्टेप टू कर्ब करप्शन एक साथ ही आएगा, ये चूंकि एक साथ है पूरा। तो एवरी पॉसिबल स्टेप टू कर्ब करप्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो एवरी पॉसिबल एफर्ट ये कैसा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, तो एवरी पॉसिबल स्टेप टू कर्ब करप्शन इज टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। जो यहां सब्जेक्ट था वो कहां बन गया, ऑब्जेक्ट में चला गया। पांचवा, द स्टूडेंट्स अरेंज द रिक्वायर्ड आइटम्स। अरेंज क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द रिक्वायर्ड आइटम्स, तो द रिक्वायर्ड आइटम्स क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, प्लूरल है तो वर्ब आर। अरेंज का थर्ड फॉर्म अरेंज्ड, द रिक्वायर्ड आइटम्स आर अरेंज्ड बाय द स्टूडेंट्स, बाय प्रेपोजिशन आ गया, और द स्टूडेंट्स क्या हो गए हमारे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए। अगला इसी का नेक्स्ट टेंस क्या बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिखता कैसे, तो इज एम आर, तो ये एक वर्ब V1 प्लस ING, ये इसका मेन सिंटेक्स है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं लिखे। तो इसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो फिर सब्जेक्ट बनेगा, अब की बार हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगे इज एम आर, बस चूंकि कंटिन्यूअस है इसलिए बीइंग आ जाएगा यहाँ पर। मेन वर्ब किस में आएगा, थर्ड फॉर्म में, और प्रेपोजिशन बाय तो बाय है ही, और सब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये यूनिवर्सल हैं, ये चेंज नहीं होते, बस बार बार हमारा ये सिंटेक्स चेंज होता है टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। द टीचर इज सॉल्विंग अ ट्रिकी मैथ्स प्रॉब्लम, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस के बाद आना चाहिए। तो अ ट्रिकी मैथ्स प्रॉब्लम ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अ ट्रिकी मैथ्स प्रॉब्लम, तो भाई सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज, कंटिन्यूअस है तो बीइंग, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय द
टीचर। बन गया हमारा आसानी से। आई एम कुकिंग फूड फॉर माई मॉम, तो क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, फूड फॉर माई मॉम। सिंगुलर है तो इज, कंटिन्यूअस है तो बीइंग। ये बुक्ड नहीं है, कुक्ड है ना, ये सी है असल में ना, कुक्ड, कुक्ड बाय मी। तो प्रेपोजिशन आ गया बाय और आई का क्या बन गया, मी। अगर किसी बच्चे ने प्रोनाउन पढ़ रखा हो मेरे से तो उसको ये याद होगा कि मैंने ये सिखाया है कि प्रेपोजिशन के बाद अगर हम प्रोनाउन लिखते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ऑब्जेक्टिव केस में आता है मतलब आई का मी, वी का अस, दे का देम, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे बाय का, बाय के साथ क्या हो गया, मी, क्योंकि आय था। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग हॉकी, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी। हॉकी सिंगुलर है इसलिए क्या आ जाएगा, इज। देखो हमको दिख रहा है कि कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट बता रहा है आर, कंटिन्यूअस बता रहा है आईएनजी। तो हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स, है ना, बाय लगाया स्टूडेंट्स को, यहां पर जो सब्जेक्ट थे उनको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसकी प्रैक्टिस के लिए क्या है कि जैसे ये टेंस पढ़ा देता हूं मैं, आप कहीं से भी टेंस वाले जो सेंटेंस है, स्पेशली टेंस वाले, उनको आप उठाकर टेस्ट करना है। पैसिव जब आप पेपर में कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं करेंगे कि वहां लेकर पेन कॉपी बैठ जाएंगे कि पूरा चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, ये वो, इतना नहीं करना होता है। सिंपल है, हमको सिंटेक्स आइडेंटिफाई कर लेना है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंटेक्स है, अच्छा इसका पैसिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब इज एमआर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये वाला सब्जेक्ट माना है तो सही लिखा है वर्ब की नहीं, हाँ ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो ऐसे जब आप छांटोगे ना तो अपने आप ऑप्शन एलिमिनेट होते जाएंगे, और ऑप्शन एलिमिनेट होते जाएंगे आपका आंसर आता जाएगा। वहां चेंज करने मत बैठ जाना, पता चले वहां चेंज करने ही बैठ गए, हम सिंटेक्स ही चेंज करने लगे, सेंटेंस बदलने लगे। प्रेजेंट परफेक्ट का सिंटेक्स क्या होता है, हैज या हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं लिखता मैं ना, क्योंकि हम हमारा सिंटेक्स मेन तो वही है ना। फिर वही काम, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, हैज या हैव, क्योंकि हैज या हैव है। यहां पर ऐड करना पड़ेगा बीन, जब भी परफेक्ट आएगा तो वहां पर क्या आएगा, बीन आएगा। वर्ब किस फॉर्म में आएगा, थर्ड फॉर्म में, और प्रेपोजिशन क्या आएगा, बाय आ जाएगा। ठीक है, द एम्प्लॉयज हैव कंप्लीटेड द वर्क रिसेंटली, तो ऑब्जेक्ट क्या बना उसमें, द वर्क। वर्क तो वैसे भी सिंगुलर होता है, हाँ सर बिल्कुल आपने पढ़ाया है। आपने जब हमको नाउन पढ़ाया तो हमको ये सिखाया कि वर्क क्या है, अनकाउंटेबल है, और चूंकि वो अनकाउंटेबल है इसलिए सिंगुलर होगा। तो द वर्क हैज, परफेक्ट है तो बीन, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। यहां से वर्क हट गया तो रिसेंटली कहां आ गया, कंप्लीट के पास, तो यहां पर लिख दिया कंप्लीट के पास। तो द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड रिसेंटली, हैज बीन कंप्लीटेड रिसेंटली बाय द एम्प्लॉयज। जो द एम्प्लॉयज था वो कहां आ गए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आ गया। द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, तो इमरजेंसी अक्रॉस द ग्लोब, ये सेंटेंस आधा लिखा हुआ है इमरजेंसी, यहाँ पर अक्रॉस द ग्लोब है ना, मतलब पूरी दुनिया में। तो आपको याद होगा ना जब कोरोना आया था तो WHO ने इमरजेंसी घोषित की थी ना पूरे ग्लोब में, मतलब पूरी दुनिया में। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो ऑब्जेक्ट पूरा बनेगा, इमरजेंसी अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है भाई, ये तो इमरजेंसी कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर, मतलब हैज, क्योंकि परफेक्ट है तो हैज आएगा। पैसिव बनाएंगे तो बीन ऐड हो जाएगा, डिक्लेयर्ड। अच्छा पैसिव में क्या रहता है, जैसे हमारे परफेक्ट वाले होते हैं ना तो उसमें अपने आप थर्ड फॉर्म दिया होता है, कहीं ढूंढने नहीं जाना होता हमको। तो इमरजेंसी अक्रॉस द ग्लोब हैज बीन डिक्लेयर्ड, किसके द्वारा, बाय द WHO, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में बदल गया। द इसरो हैज लॉन्च्ड मैनी सैटेलाइट्स इन रिसेंट टाइम, तो इसरो ने लॉन्च किया भाई, तो मैनी सैटेलाइट्स इन रिसेंट टाइम, तो ऑब्जेक्ट क्या बना, मैनी सैटेलाइट्स, है ना, इन रिसेंट टाइम। ये एक साथ होना चाहिए था ना, वैसे वो लिखने में गलती हो गई है,
ये जो यहाँ पर इन रिसेंट टाइम है ना, ये लास्ट में ना लिखकर इसको यहीं पर लिखना चाहिए क्योंकि वो एक साथ है। मैनी सैटेलाइट्स इन रिसेंट टाइम। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट बना है पैसिव में मैनी सैटेलाइट्स, वो तो प्लूरल है तो हैव आएगा। फिर क्या आ जाएगा, परफेक्ट है तो बीन आ जाएगा। थर्ड फॉर्म अपने आप में हमारे पास है, तो मैनी सैटेलाइट्स इन रिसेंट टाइम हैव बीन लॉन्च्ड बाय द इसरो, इसरो के द्वारा। ठीक है, अब इसमें फिलर बनाया मैंने ऐसा। ठीक है, देखना इसमें आंसर क्या आता है कि द रिजल्ट्स डैश हैव डिक्लेयर्ड, हैव बीन डिक्लेयर्ड, हैज डिक्लेयर्ड या डिक्लेयर। तो पहली बात तो रिजल्ट्स प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल हैज तो आएगा नहीं। अच्छा, अगर मैं सिर्फ यहां डिक्लेयर लिख दूं तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब ये किस में लिखा हुआ है, टेंस में, और टेंस है मतलब ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अच्छा, चूंकि ये एक्टिव वॉइस है तो यहां पर आप बोल रहे हो कि सब्जेक्ट क्रिया कर रहा है। एक्टिव वॉइस में तो यही होता है कि हमारा सब्जेक्ट क्रिया करता है। क्या रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं कुछ, आप कहोगे नहीं सर, रिजल्ट तो डिक्लेयर किए जाते हैं, मतलब हमारा सब्जेक्ट जो है उस पर क्रिया होगी, ना कि वो क्रिया करेगा। ठीक है, तो ये लिखा है कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब ये टेंस में लिखा है तो ये एक्टिव वॉइस है। ये भी टेंस में लिखा है तो ये भी एक्टिव वॉइस है। तो आंसर क्या आएगा, द रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड, रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए हैं। ऑब्वियस है, पैसिव वॉइस आएगा। हमने ये समझना होगा कि क्या सब्जेक्ट क्रिया कर सकता है। जैसे वर्क है तो जैसे मैं कहूं कि द वर्क, अब इसके मैं 4 ऑप्शन बना दूं, बेटा ये बहुत छोटा सेंटेंस है, इसका कितना भी बड़ा सेंटेंस बना सकता हूं मैं। अगर आपको पेपर में समझ में नहीं आता है, स्पेशली वो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल जो है वो आपको पता है कि उसकी स्थिति क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी वहीं का पढ़ा हुआ हूँ, है ना। तो अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता है या आपको प्रॉब्लम है तो आपके लिए बहुत समस्या होती है चीजों में ना, इसलिए जब मैं बेसिक सिखाता हूँ या जिनमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है उनको बार बार देखा करें। अच्छा, जो काम है तो काम खुद तो हो नहीं सकता, काम तो किसी के द्वारा किया जाएगा, ऑब्वियस है। आप कहोगे हाँ सर, सच्चाई है। अगर मैं यहाँ डिड लिख दूंगा तो डिड क्या बताएगा, डू का सेकंड फॉर्म, मतलब कौन सा टेंस होगा ये, तो ये टेंस होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब पैसिव वॉइस, सॉरी एक्टिव वॉइस, और चूंकि ये एक्टिव वॉइस है तो क्या यहाँ पर एक्टिव वॉइस हो सकता है, सब्जेक्ट एक्शन कर सकता है, नहीं। हैड डन कौन सा टेंस हो गया ये, तो ये टेंस हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। तो क्या पास्ट परफेक्ट हो सकता है यहाँ पर, तो आप कहोगे नहीं सर, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट परफेक्ट तो एक टेंस है और टेंस में लिखा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है और सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर सकता, इसलिए यहां पर एक्टिव वॉइस नहीं हो सकता। अब ये दोनों बचे, हैज बीन डन या वॉज डन, ये तो किसी टेंस में नहीं आते, किसी टेंस का स्ट्रक्चर ये नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, यस्टरडे लिखा है तो यस्टरडे तो पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, और पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम होगा इसका मतलब वहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा, तो प्रेजेंट का तो कोई कॉलम है नहीं, तो आंसर क्या आएगा हमारा, द वर्क वॉज डन। उसके 2 रीजन है, एक तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट होगा, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होगा। वो क्यों होगा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, क्योंकि सब्जेक्ट खुद एक्शन कर नहीं सकता, इस पर एक्शन होगा, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है ये। चलो भाई आगे देखते हैं। क्या कर दिया इसने, एक सेकंड, यहाँ पर एलिमिनेट ही कर दिया। चलो इसको मिस हो गया इससे, है ना, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये क्या था, ये लिखना ये चाह रहा था यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये ना, उसके बारे में उसने बताना
उचित नहीं समझा, पता नहीं क्यों। अच्छा, 3 काम होते हैं हमारे, मैं यहां पर लिख रहा हूं। पहला क्या होता है, सब्जेक्ट बनता है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। अच्छा, जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, तो हेल्पिंग वर्ब होंगे हमारे वॉज या वर। सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो वर्ब, सॉरी वर। और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेपोजिशन बाय। और तीसरा काम हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी, पहला काम होगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा हमारा, सब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट। दूसरा काम क्या होगा हमारा, वॉज या वर, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे पास्ट इंडेफिनिट में, वॉज या वर। डिड नहीं होगा, डिड क्यों नहीं होगा, डिड क्यों नहीं होगा, डिड इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिड के साथ तो वर्ब किस फॉर्म में आता है, फर्स्ट फॉर्म में, और यहां पर वर्ब किस फॉर्म में आना चाहिए, थर्ड फॉर्म में, तो वहां पर होने की कोई गुंजाइश है नहीं। वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्रेपोजिशन बाय, फिर तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। लो भाई, तो बेसिकली वो लिखना भूल गया है असल में, तो उसके लिए सॉरी है मेरी तरफ से। आप उसमें ये ऐड कर लेना कि हमारा अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो उसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा, प्रेपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो और मैं इसको वाइप कर रहा हूं और समझा रहा हूं। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको, है ना, आप पॉज करके इसको आपने लिख लिया होगा। अब देखो, द पुलिस रजिस्टर्ड एन FIR, तो एन FIR ये क्या बन जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म रजिस्टर्ड, प्रेपोजिशन बाय, और जो सब्जेक्ट है वो कहां चला गया, ऑब्जेक्ट में। अब इसका फिलर बनाना होता, मान लो मेरे को, इसका फिलर कैसे क्रिएट करता, देखो, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इसको काट देता और यहां पर ऐसा लिख देता। अच्छा, एक चीज है इसमें बाय द पुलिस नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, वो इसलिए नहीं दिखेगा आपको पेपर में क्योंकि आपको भी पता है कि पुलिस ही FIR रजिस्टर कर सकती है और कोई तो है नहीं अथॉरिटी, तो यहां बाय द पुलिस नहीं दिखेगा और आपको सिर्फ यहां पर एक फिलर दिखेगा खालिस्तान, एन FIR डैश, और फिर सेंटेंस लिखा होगा बहुत सा। तो FIR आप खुद सोचो, क्या FIR खुद रजिस्टर्ड हो सकती है, आप कहोगे नहीं सर, ये तो रजिस्टर कोई करेगा, और कौन करेगा, पुलिस करेगी। क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है, जो बेसिकली यहां पर ऑब्जेक्ट है, वो चूंकि अंडरस्टूड है इसलिए उसको बाय के साथ हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो वैसा दिखेगा भी नहीं। ऐसे ही जैसे अगला सेंटेंस लिखा था, पार्लियामेंट पास्ड अ बिल ऑन द रिजर्वेशन ऑफ OBCs, है ना, कि OBC के ऊपर एक बिल आया, OBC मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट के ऊपर, उसको पार्लियामेंट ने पास किया। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, तो क्या आ जाएगा, अ बिल ऑन द रिजर्वेशन ऑफ OBCs। अच्छा, किसी को लगेगा सर OBCs इसलिए वर लगा दो, लेकिन नहीं, यहाँ तो बिल सब्जेक्ट है ना, एक बिल जो OBC के आरक्षण को लेकर था, तो एक बिल, इसलिए वो सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। तो अ बिल ऑन द रिजर्वेशन ऑफ OBCs वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा उसे पास किया गया। ठीक है, मिस्टर मेहता टॉट अस इंग्लिश, तो टॉट क्या हो गया, इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है अस, दूसरा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो अगर मैं अस से बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, वो वी के लिए हेल्पिंग वर्ब पास्ट में क्या आएगा, वर, टॉट थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है, तो वी वर टॉट इंग्लिश, किसके द्वारा, बाय मिस्टर मेहता। या मैं इसको इंग्लिश से भी बना सकता हूं, इंग्लिश सिंगुलर है तो वॉज, थर्ड फॉर्म टॉट, तो इंग्लिश वॉज टॉट किसको, हमको, टू अस, किसके द्वारा, बाय मिस्टर मेहता। द लास्ट वीक द वर्क डैश लास्ट वीक बट दे डैश अस येट, ये वीक है ना, तो
ये लास्ट वीक जब लिखेंगे तो लास्ट वीक क्या बताएगा आपको? लास्ट वीक बताएगा पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम। पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम मतलब पास्ट टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट का कोई कॉलम होगा क्या वहां पर? नहीं, प्रेजेंट तो यूज ही नहीं होगा। अच्छा, क्या काम खुद से कंप्लीट हो सकता है? नहीं सर, इसको तो कोई कंप्लीट करेगा, मतलब पैसिव वॉइस होगा। देखो मेरे को सेकंड वाला पढ़ना भी नहीं पड़ा, सीधा आंसर आ गया। मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? तो पास्ट कंटिन्यूस में फिर वही ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, बीइंग हमारा कंटिन्यूस बताएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा यहाँ यूज होगा, और प्रेपोजिशन क्या आएगा हमारा यहाँ पर? प्रेपोजिशन आएगा बाय। क्योंकि क्या है, कभी आपको ये भी लग सकता है कि सर थोड़ा स्पीड में हो रहा है। उसका रीजन है बेटा, मैं संडे, आज संडे है और मैं संडे की सुबह उठ के, संडे आप जानते कितना कीमती होता है, संडे की सुबह उठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए ताकि आपका सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो। दूसरी बात, मेरी दिन में बहुत कंजेस्टेड क्लासेस हैं, मैं डेली अपना लेक्चर ड्रॉप करके आपका लेक्चर रिकॉर्ड करने आता हूँ, सिर्फ इसलिए चूंकि मेरा कमिटमेंट है कि आपका एक तो मेरे को सिलेबस कंप्लीट कराना है, कंटेंट भी पूरा देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कोई शीट दी, उसका आंसर थोड़ा लेट आता है ना, जैसे नाउन की शीट दी तो काफ़ी दिन हो गए आंसर नहीं है, जैसे आज ही डाला मैंने, अभी आज ही संडे के दिन मैंने अभी सुबह सुबह डाला आपके टेलीग्राम पर। तो प्रॉब्लम तो है बेटा, लेकिन उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट कर रहा हूँ, है ना, पूरी कोशिश है। बहुत अच्छा चल रहा है हमारा सिलेबस, है ना। ये हमारा वॉइस होगा, इसके बाद नरेशन होगा, और जो बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर वो भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। जितनी उम्मीद मेरे को थी कि 5 मार्च तक करने की, उससे बहुत पहले हो जाएगा सिलेबस। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा स्पीड बनी हुई है, तो आप एक ही चीज को बेटा, रिक्वेस्ट है मेरी, 2 से 3 बार देख लें, है ना। उसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। असल में मेरे पढ़ाने का जो लेंथ है ये बेसिकली बेटा कम से कम 100 दिन, 100 या 110 दिन जाता है सिलेबस, प्योरली जो सब्जेक्ट है मेरा, जितना डिटेल में मैं इसको पढ़ाता हूँ या जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। पर चूंकि अभी आप भी मजबूर हैं, आपका भी एग्जाम है मार्च में, और मुझे भी चीज़ें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कि उनको कंप्लीट करना है। इन फ्यूचर अगर हमारा बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छी चीज़ें चलती हैं, तो उम्मीद है मेरे को कि मैं बहुत एक समराइज्ड आपको, बहुत डिटेल्ड जो आपको कहना चाहिए, समराइज तो नहीं कहना चाहिए, एक डिटेल्ड, एक वास्ट जो सिलेबस होगा, है ना, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, आपका कॉम्प्रीहेंशन से लेकर हर चीज़, उन सबको इंक्लूड करके एक बढ़िया मैराथन सी क्लास या मैराथन सा पैकेज आपको अवेलेबल कराऊंगा। पर तब तक के लिए मैं सॉरी हूँ, ये थोड़ा स्पीडली आपको लग सकती हैं चीज़ें, पर एडजस्ट करना है हमको, है ना। तो अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस की अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो कैसा होता है बेटा? देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूं मैं ना, तो वॉज या वर, फिर V1 प्लस ING, यही होता है। तो जब कंटिन्यूअस होता है तो बीइंग आ जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यूनिवर्सल है। पास्ट है तो वॉज या वर आएगा, डिड नहीं आएगा, क्योंकि डिड के साथ तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है, और प्रेपोजिशन बाय हो जाएगा। दे वर ड्राइविंग द कार एट वेरी हाई स्पीड, तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा बेटा? द कार, सिंगुलर है तो वॉज, कंटिन्यूअस है तो बीइंग, द कार वॉज बीइंग, ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्रिवन, तो द कार वॉज बीन ड्रिवन बाय देम एट वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज स्पीड पर। व्हेन आई रीच्ड हर होम शी वॉज राइटिंग अ नॉवेल। अब यहां थोड़ा ध्यान से देखना, पेपर में आपको जब ये व्हेन आई रीच्ड हर होम देखेगा तो देखो आपको वैसा का वैसा ही कॉपी मिल जाएगा। उसका रीजन ये है कि जो रीच है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और यहां पर जो हर होम है ये बेसिकली एक एडवर्ब है, ना कि ये कोई नाउन या प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है तो प्रोनाउन होता है। अच्छा, नाउन या प्रोनाउन ढूंढने के लिए हम किन शब्दों का यूज करते हैं? तो नाउन वाले चैप्टर मैंने आपको सिखाया था हु, व्हाट और हुम का। अगर हमको आइडेंटिफाई करना है कि कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन है कि नहीं, तो वो किसका आंसर देगा? या तो हु का, या तो व्हाट का, या हुम का। व्हेन आई रीच्ड, तो अगर मैं पूछूं कि हर होम जो है, ये जो होम है वो किसका आंसर दे रहा है, तो वो देख रहा है कि व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, तो ये आंसर देगा कहां पहुंचा, कहां।
रीच्ड वेयर, तो चूंकि ये किसका आंसर दे रहा है, वेयर का, किसका आंसर दे रहा है ये, वेयर का, और चूंकि ये वेयर का आंसर दे रहा है इसलिए ये एडवर्ब है, और चूंकि ये एडवर्ब है तो यहाँ इसका ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि एडवर्ब ऑब्जेक्ट होगा नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव है, इसलिए कॉपी कर दिया उसको, जो कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता, वो कॉपी कर दो आप। शी वॉज राइटिंग अ नॉवेल, तो भैया राइटिंग अ नॉवेल वो तो ट्रांजिटिव है, तो वहां पर उसका चेंज हो जाएगा उस पार्ट का, तो उस पार्ट का क्या बनेगा, अ नॉवेल, सिंगुलर है तो वॉज, कंटिन्यूअस है तो बीइंग, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाय हर, तो अ नॉवेल वॉज बीइंग रिटन बाय हर, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव चेंज होगा इस सेंटेंस का। रिहाना वॉज डूइंग सम्स, आई वॉज कुकिंग फूड, इसमें वैसे कंजंक्शन हम ऐसा लगा सकते हैं व्हेन या वाइल रिहाना वॉज डूइंग सम्स आई वॉज कुकिंग फूड, इसका पैसिव नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, यहां लिखा है when there are sentences written in past continuous but all they are in past continuous tense but all the sentences are, ऐसा होना चाहिए था all the, ऐसा लिख देता हूं मैं, रुक जाओ इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा, कि when there are sentences written in past continuous, ठीक है, but all they are in past continuous tense so we can't change their वॉइस, बेसिकली वो कहना ही चाह रहा, थोड़ा लिखने में गड़बड़ है उसके, कि अगर पास्ट में कोई दो सेंटेंस चल रहे हैं, जो मैं शब्दों में बोल रहा हूं इसको आप लिख लेना, पास्ट में कोई सेंटेंस चल रहे हैं और दोनों पैरेलल चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं बेटा, दोनों पैरेलल, जिसको हम साइमल्टेनियसली कहते हैं, कि दोनों एक्शन कैसे चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली, जैसे मैं गाना गा रहा था वो खाना बना रहा था, मैं मैच खेल रहा था वो टेनिस खेल रहा था, है ना, और मैं कहूं कि मैं साइकिल चला रहा था वो घर जा रहा था, ऐसे सेंटेंस या ऐसे टेंस जिनमें दोनों एक्शन क्या है, पैरेलल हैं, पैरेलल है मतलब साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं और दोनों कंटिन्यूअस में है, तो दो सेंटेंस जो दोनों पैरेलल चल रहे हैं, दोनों कंटिन्यूअस में है, उनका हमको वॉइस चेंज नहीं करना है, ये कहना चाह रहा है वो, है ना। अब इस वाले में अगर हम देखें व्हाइल आई वाज डूइंग सम्स, जब मैं सम कर रहा था, सम सॉल्व कर रहा था, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका भी क्या होगा, इसका भी नो चेंज आएगा आंसर, क्यों, क्योंकि एक एक्शन यहां चल रहा है, मैं सम सॉल्व कर रहा हूं, ये कर रहा था, और वो क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, तो दो एक्शन जो लगातार चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, उनका हम पैसिव चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर फिर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में भी सेम कंसेप्ट है कि भाई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, क्योंकि यहां पर क्या होगा, पास्ट में हेड आएगा, फिर क्या आ जाएगा वर्ब हमारा, हेल्पिंग वर्ब, या मैं कहूं कि वहां पर जो ऐड करते हैं वो क्या होगा, यहाँ पर बीन होगा, मेन वर्ब किस फॉर्म में आ जाएगा हमारा, थर्ड फॉर्म में, प्रेपोजिशन क्या हो जाएगा, बाय। आप शुरुआत से देखो, जब जब हम कंटिन्यूअस लिखते हैं तब तब बीइंग लगाते हैं, जब जब हम परफेक्ट लिखते हैं तब तब बीन लगाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है हमको। बिफोर मिस्टर मेहता केम शी हैड ऑलरेडी टाइप्ड ऑल द लेटर्स, अच्छा ये जो केम है इसका पैसे बनेगा क्या, आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि एक तो इस केम का ऑब्जेक्ट नहीं है कोई, दूसरा ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको वैसे ही कॉपी कर दो, बिफोर मिस्टर मेहरा केम। अब सेकंड वाले पार्ट में अगर हम देखें, हैड ऑलरेडी टाइप्ड, तो हैड टाइप्ड उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द लेटर्स, तो द ऑल द लेटर्स, हेड का हेड, ऑलरेडी परफेक्ट है तो बीन, इसमें थर्ड फॉर्म में अपने आप में वर्ब है, बाय हर, तो ऑल द लेटर्स हैड बीन टाइप्ड बाय हर। सेकंड, द मिनिस्टर रीच्ड देयर, द मिनिस्टर इज देयर आफ्टर दे हैड डन ऑल द प्रिपरेशन, इसको ऐसा लिखना, the minister is there, they had done all the preparation, the minister is there after all the preparation had been done, इसमें ऐसा होना चाहिए, the minister is there after all the preparation had been done, after the preparation, हाँ ठीक है, थोड़ा सा सिंटेक्स में गड़बड़ी है,
आफ्टर की जो पोजीशन है उसको लेकर थोड़ा सी गड़बड़ है इसमें, पर कोई बात नहीं, थोड़ा आप समझ लेंगे। द मिनिस्टर रीच्ड देयर, जब मिनिस्टर वहां पहुंचा या मिनिस्टर जब पहुंचे तो आफ्टर दे हैड डन ऑल द प्रिपरेशन। बेसिकली इसको ऐसा लिखना चाहिए था, ये वाला जो क्लॉज है पहले आता तो ज्यादा शानदार लगता कि आफ्टर दे हैड डन ऑल द प्रिपरेशन द मिनिस्टर रीच्ड देयर, इसलिए थोड़ा सी गड़बड़ लग रही है। आप इसको लिखते समय ऐसे लिखना कि आफ्टर दे हैड डन ऑल द प्रिपरेशन, और फिर उसके बाद क्या लिखना, द मिनिस्टर रीच्ड देयर। थोड़ा आगे पीछे लिखने में गड़बड़ है वो ना, कोई बात नहीं। अच्छा, मिनिस्टर जब वहां पहुंचे तो ये जो पहुंचना है, ये पहुंचना तो इंट्रांजिटिव है, इसका पैसे बनेगा क्या? तो आप कहोगे सर नहीं बनेगा, इंट्रांजिटिव का तो पैसे बनते ही नहीं, क्योंकि वो जहां पहुंचे हैं वो तो कहां का आंसर देगा, और चूंकि ये कहां का आंसर दे रहा है, वेयर का, इसलिए ये एडवर्ब है, और चूंकि ये एडवर्ब है तो एडवर्ब होने के कारण ये ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब इस वर्ब का जो रीज्ड हमारा वर्ब है इसका कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा। लेकिन यहां पर अगर हम देखें, दे हैड डन ऑल द प्रिपरेशन, कि उन्होंने सारी प्रिपरेशन कर ली थी, तो जो करने वाली चीज है, जो डन है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द प्रिपरेशंस। ठीक है भाई, पैसिव है तो क्या आ जाएगा, हैड बीन, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में, और दे का क्या हो जाएगा यहां पर, देम। तो द मिनिस्टर रीच्ड देयर, मिनिस्टर वहां पहुंचे जब, या उसके बाद, किस चीज के बाद, ऑल द प्रिपरेशंस हैड बीन डन बाय देम, जब सारे प्रिपरेशंस हो गए तब वो पहुंचे। तो रीच का पैसे बनेगा क्या, नहीं, लेकिन इसका तो बनेगा ना, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। स्पीड में कराने का ये बिल्कुल सेंस नहीं है कि मैं मक्कारी कर रहा हूं, स्पीड में कराने का सेंस सिर्फ ये है कि थोड़ा सी, जो हम कर लेते हैं ना यूट्यूब में जब देखते हैं तो 1.5 गुना कर लेते हैं, ये थोड़ा 0.5 ज्यादा कर लिया हमने, स्पीड बढ़ा ली, सिर्फ वो है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कंटेंट छोड़ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको पॉइंट नहीं समझा रहा हूं, मैं बस कोशिश ये कर रहा हूं कि आपका जो एग्जाम है उसके पहले आपको इतने पहले फ्री कर दिया जाए कि आपको एम्पल टाइम मिल पाए, ढेर सारा समय मिल पाए, जिससे आप प्रिपरेशन कर पाए, है ना, अच्छे से। आगे अब सीधे फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखो, हमने जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया, ऐसे ही हमने पैसिव नहीं बनाया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, दोनों का पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, विल और शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये उसका सिंटेक्स होता है। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब तो विल और शैल ही रहेंगे, फिर वहां पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। प्रेपोजिशन क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। इसमें एक चीज और ऐड करनी है हमको, वो ये करनी है कि जैसे विल और शैल है, इस शैल के बाद आप ऑब्लिक लगा लेना और मॉडल वर्ब भी लिख लेना। जो मॉडल वर्ब भी है ना, उनका भी सेंटेंस चेंज सेम होता है या सेम तरीके से होता है जैसे विल और शैल का होता है, क्योंकि विल और शैल भी मॉडल वर्ब ही हैं जब फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होते हैं। तो विल, शैल या मॉडल वर्ब, जो भी मॉडल वर्ब दिया है, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर बाय। या आप इसको लिखना चाहें, यहां क्लियर नहीं दिख रहा तो ये ऐसा लिखेंगे हम, विल, शैल, फिर मॉडल वर्ब, इन तीनों में से कोई भी एक दिया होगा हमको, फिर हमने जोड़ना है बी, फिर हमने जोड़ना है वर्ब का थर्ड फॉर्म और देन बाय। ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द स्टूडेंट्स विल प्ले क्रिकेट टुमारो, तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, क्रिकेट, आ गया भाई क्रिकेट, विल आ जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये मॉडल वर्ब है तो क्या आएगा, बी आएगा। विल भी मॉडल वर्ब है तो क्रिकेट विल बी, प्ले का थर्ड फॉर्म, प्लेड किसके द्वारा, बाय द स्टूडेंट्स, कब, टुमारो। द इवेंट डैश नेक्स्ट ईयर, अच्छा इवेंट जो है वो अगले साल होगा, तो आप एक बात बताओ, एक तो अगले साल होना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने लगाना नहीं है, इन तीनों को देखना है। अच्छा जब अगले साल होगा तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा, तो जब फ्यूचर का कोई पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो वहां फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट इसमें से कौन सा है, ये तो फ्यूचर परफेक्ट है। अब इन दोनों में डिसाइड करना है कि एक्टिव आएगा कि पैसिव आएगा। एक बात बताओ आप, क्या इवेंट खुद से हो सकता है,
या इवेंट को कोई आयोजित करेगा, खुद तो आयोजित नहीं हो सकता, तो इवेंट किसी के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो इवेंट किसी के द्वारा आयोजित किया जाएगा मतलब यहाँ पर पैसिव वॉइस होगा, और पैसिव कहाँ लिखा हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। द इवेंट विल बी हेल्ड हियर, किसके द्वारा पता नहीं हमको, ना हमको करना है किसके द्वारा किया जा रहा है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, सीधे किसका बनाएंगे हम, फ्यूचर परफेक्ट का। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसका सिंटेक्स होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूं, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। विल हैव होगा, परफेक्ट है तो बीन होगा, पैसिव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, प्रेपोजिशन बाय आएगा, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बन जाएगा, है ना। देखते हैं कैसे भाई। वी कॉल बिफोर वी गेट आवर होम एज आवर लैंडलॉर्ड केयर्स टू मच अबाउट अस। वी गेट आवर होम एज, ठीक है। वी विल हैव, ऐसा लिखना, वी विल हैव called, we will have called before we get our home as our landlord cares too much about us, कि हम इससे पहले कि घर पहुंचेंगे हमारे जो लैंडलॉर्ड है वो हमको कॉल कर चुके होंगे। ठीक है भाई, फ्यूचर में दो एक्शन है ना, और हमने ये भी सीखा है कि जो एक्शन फ्यूचर में पहले होता है वो फ्यूचर परफेक्ट में लिखा जाता है, और जो एक्शन बाद में होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। इससे पहले कि हम घर पहुंचेंगे हमारे लैंडलॉर्ड हमको कॉल लगा लेंगे, तो हमारे पहुंचने का एक्शन कब होगा सर, बाद में होगा। तो जो बाद में होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, और जो पहले होगा फ्यूचर में वो किस में लिखा जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में। अब इसका क्या सेंस है कि वी विल हैव कॉल बिफोर वी गेट आवर होम। तो देखो असल में इसको लिखना कैसे चाहिए था कि हमको वो कॉल कर चुके होंगे, कौन, लैंडलॉर्ड। तो बेसिकली हम पर एक्शन क्या हो जाएगा, हो चुका होगा, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ऐसा लिखने की बजाय कि हम लैंडलॉर्ड को कॉल कर लेंगे, इसकी बजाय सेंटेंस कैसा होना चाहिए था कि वी विल हैव बीन कॉल्ड, हमें कॉल कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, लैंडलॉर्ड के द्वारा। इसका रीजन क्या है, किसी बच्चे को ये लग सकता है कि सर हम भी तो कॉल कर सकते हैं लैंडलॉर्ड को। तो देखो इसमें लिखा क्या है, एज आर लैंडलॉर्ड केयर्स टू मच अबाउट अस। अच्छा, हमारा लैंडलॉर्ड हमारी बहुत चिंता करता है, भगवान करे ऐसे लैंडलॉर्ड सबको मिले। तो हमारा लैंडलॉर्ड सब हमारी बहुत चिंता करता है, तो जिसको चिंता है वही कॉल करेगा ना। आपके माँ बाप आपकी टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं, तो वही कॉल करते हैं। आपको आपके माँ बाप की चिंता है तो आप कॉल करोगे। तो चूंकि लैंडलॉर्ड को चिंता है तो सेंटेंस ऐसा ना होकर ऐसा होना चाहिए था कि वी विल हैव बीन कॉल्ड, कि हमें कॉल किया जाएगा इससे पहले कि हम घर पहुंचे। अच्छा, हम घर जब पहुंचेंगे तो ये तो क्या हुआ, कहीं पहुंचना, यहां पर इसका ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसका पैसिव तो बनेगा नहीं, तो उसका पैसिव चेंज नहीं होगा, सिर्फ सेंटेंस पहला वाला जो पार्ट है वो पैसिव में आएगा कि वी विल हैव बीन कॉल्ड बिफोर वी गेट आवर होम एज आवर लैंडलॉर्ड केयर्स टू मच अबाउट अस। ठीक है, इसका भी पैसिव चेंज मत कर देना केयर्स का। ठीक है, दे विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बिफोर वी रीच देयर, कि वो काम कर चुके होंगे इससे पहले कि हम वहां पहुंचे। तो एक बार बताओ, यहां पर जो कंप्लीट है इसका ऑब्जेक्ट है, हाँ सर है, तो द टास्क कहाँ आ गया, आगे आ गया। विल हैव कॉपी कर दिया, परफेक्ट तो बीन, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड ऑलरेडी होगा, है ना, क्योंकि परफेक्ट है। तो द टास्क विल हैव बीन कंप्लीटेड किसके द्वारा, बाय देम। और जो सेकंड लिखा है बिफोर वी रीच देयर, तो रीच जो है क्या इसका पैसिव बन सकता है, आप कहोगे नहीं सर, रीच तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसका पैसिव चेंज नहीं होगा, मतलब ये ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। अब यहां से कुछ छोटे छोटे से रूल्स हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां तक हमने जो टेंस थे उनका पैसिव कैसे बनाते हैं, या किस टेंस का पैसिव कैसे चेंज होता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, कुछ रूल्स के बारे में। वर्ब्स इन एक्टिव और पैसिव वॉइस आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स।
जो वर्ब्स हैं वो एक्टिव या पैसिव में कैसे यूज होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसका लिखने का मतलब क्या है, जैसे लिखा दे प्ले बिलियर्ड्स, तो दे प्लूरल है इसलिए वर्ब किस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। अगर यहाँ सिंगुलर होता तो मैं एस लगा देता, जैसे मैं यहाँ शी लिखता तो शी के लिए क्या लगा देता, प्लेस लिख देता, शी प्लेस बिलियर्ड्स। तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल है। अच्छा यहाँ पर जो आपने बिलियर्ड्स लिखा हुआ है, ये बिलियर्ड्स क्या, ये तो गेम का नाम है। तो जब यहाँ इसका ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाओगे आप तो ये सिंगुलर है ना भाई। किसी चीज का नाम हमने वॉइस में सीखा है कि किसी चीज का नाम क्या है, कभी प्लूरल नहीं हो सकता, तो ये कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो इसके साथ वर्ब कैसा आएगा, इज। वर्ब किस फॉर्म में, मेन वर्ब किस फॉर्म में आएगा, थर्ड फॉर्म में। तो बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय देम, ठीक है। शी सेल्स, वो बेचती है, स्पेक्टिकल्स, तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्पेक्टिकल्स। देखो शी सिंगुलर है तो सेल में एस लगाया है, सेल्स हो गया। स्पेक्टिकल्स प्लूरल है तो जब स्पेक्टिकल्स लिखेंगे तो उसके साथ क्या लगाएंगे, आर। सेल का थर्ड फॉर्म यहां पर सोल्ड होना चाहिए, तो स्पेक्टिकल्स आर सोल्ड किसके द्वारा, बाय हर। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज कर लेंगे, ठीक है। फिर रूल नंबर 2, if what or which is used in a sentence as a subject, so they are written as by what or by which। जैसे हम किसी सेंटेंस में I को सब्जेक्ट बनाते हैं तो पैसिव में क्या लिखते हैं, by me। he को सब्जेक्ट बनाते हैं तो पैसिव में क्या लिखते हैं, by him। she को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं हम, by her। अरे हाँ कि नहीं। तो ऐसे किसी सेंटेंस में अगर what या which जो है हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसका पैसिव बनाते हम क्या लिखेंगे, बाय। व्हाट को क्या लिख देंगे, बाय व्हाट। अगर विच सब्जेक्ट होगा तो विच क्या हो जाएगा, बाय विच। व्हाइल दे आर बीइंग यूज्ड इन पैसिव वॉइस, जब उनको पैसिव वॉइस में यूज होगा। हु जो है, हु इज टू बी यूज्ड या हु इज टू बी चेंज्ड इन बाय हुम। हु को किस में बदल देंगे हम, बाय हुम में। क्यों, जब हु सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो पैसिव में क्या आएगा, इसका बाय के साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा, हुम। और जब हुम होगा तो हुम तो अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है, तो हुम किस में कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट किस में बदलता है, सब्जेक्ट में। तो ये अपने आप में ऑब्जेक्ट ही होगा। जैसे किसी सेंटेंस में हुम लिखा है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट ही है। सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है तो ये ऑब्जेक्ट ही है, इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट होगा, सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा वहां पर, हु हो जाएगा, ठीक है। व्हाट सब्जेक्ट होगा तो बाय व्हाट में, विच सब्जेक्ट होगा तो बाय विच में, और हु सब्जेक्ट होगा तो बाय हुम में। पर अगर हुम होगा सेंटेंस में तो क्या होगा, वो खुद ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, हु हो जाएगा। व्हाट आर यू राइटिंग। अच्छा व्हाट आर यू राइटिंग, हु इज राइटिंग, यू। तो यू क्या हो गया हमारा, यहां पर यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, और जो तुम लिख रहे हो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनता है, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट। लेकिन ये कहीं जाएगा नहीं क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव। क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वैसे ही कॉपी हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन है हमारा, व्हाट। व्हाट के लिए क्या आना चाहिए, इज। कंटिन्यूअस है तो बीइंग। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन। किसके द्वारा लिखा जा रहा था, यू था सब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा, पैसिव में यू तो यू रहेगा, पर किसके साथ हो जाएगा, बाय यू। तो व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू। व्हाट आर यू राइटिंग का पैसिव क्या बना, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय यू। कैसे, देखो आप एक दो सेंटेंस समझेंगे तो समझ में आएगा। व्हाट कॉजेज दीज प्रॉब्लम्स। अच्छा व्हाट कॉजेज दिस प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम का कारण क्या है। तो ये क्या जो है, ये व्हाट जो है किसकी तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। अब सब्जेक्ट कौन है, व्हाट। इसका पैसिव क्या बनेगा, बाय व्हाट। पैसिव में बाय व्हाट क्यों किया है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। अच्छा इसमें ऑब्जेक्ट कौन था, दीज प्रॉब्लम्स। पैसिव जब बनेगा तो वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा, दीज प्रॉब्लम्स। जब वर्ड सब्जेक्ट था तो वर्ब किस फॉर्म में लिखा था, सिंगुलर फॉर्म में। अब सब्जेक्ट कौन है, दीज प्रॉब्लम्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम और आर।
तो यहां पर सब्जेक्ट कौन हो गया, दीज प्रॉब्लम्स, तो इसके लिए क्या आएगा, आर। तो बाय व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स कॉज्ड, टू whom इज शी टीचिंग। टू whom जो है ये अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कैसे बनेगा, हु। ये कहीं जा नहीं सकते, WH वर्ड है ना, ये यहीं के यहीं रहते हैं। तो टू whom से क्या बन गया, हु। अच्छा, कौन पढ़ा रहा था, शी पढ़ा रही थी, तो ये सब्जेक्ट थी। जिसको पढ़ा रही थी वो क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो ये ऑब्जेक्ट से क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसा आएगा, इज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंगुलर के लिए इज आता है। कंटिन्यूअस इसलिए क्या आ जाएगा हमारा, बीइंग आ जाएगा। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, और बाय के साथ जो शी था सब्जेक्ट, वो बाय के साथ क्या हो जाएगा हमारा, हर हो जाएगा। ठीक है। हु मेड दिस मिस्टेक, अब मैं इसमें पूछूं सब्जेक्ट कहां है, तो आप कहोगे सर हु सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी ने तो काम किया है, और जो मिस्टेक किया है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट किस में बनेगा, ऑब्जेक्ट में। तो हु किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय हुम में। मेड क्या है, कौन सा वर्ब का फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा हमारा। तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, लो भाई बना दिया। लेकिन सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, हु को बना दिया बाय हुम, मतलब सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट, और यहां पर जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट जब आप बनाओगे तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, सिंगुलर क्या बनेगा, वाज। तो बाय हुम वाज दिस मिस्टेक, और मेड का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, मेड ही होता है। बिल्कुल आसान है, मैं आपको रामबाण बताता हूं इसका। आप सेंटेंस जब इंटेरोगेटिव वाले चेंज करें तो बस ये आइडेंटिफाई कर लें कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। जो WH वर्ड है वो कहीं जाते नहीं है, वो वहीं के वहीं चिरस्थायी रहते हैं, परमानेंट है, वो कहीं नहीं जाएंगे। विच गर्ल कॉल्ड यू, मैं इसमें पूछूं आपसे सब्जेक्ट कहाँ है, तो आप कहोगे सर सब्जेक्ट विच है, विच गर्ल है। किसको बुलाया है, तुमको, तो तुम क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, पर ये कहीं जा तो सकता नहीं। तो विच गर्ल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय विच गर्ल में। अब ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। तो जब आप वर्ब का सेकंड फॉर्म इसका पैसिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब होंगे वाज और वर, पर अब सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू के लिए क्या लगाओगे, वर लगाओगे। जब भी आप सेंटेंस इंटेरोगेटिव लिखते हो तो जो WH वर्ड है उसके तुरंत बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यू सब्जेक्ट, इसलिए वर लगाया यहां पर। तो बाय विच गर्ल वर यू कॉल्ड, टू whom हैज शी गिवन, यहां पर गिवन होना चाहिए, टू whom हैज शी गिवन द टॉयज, किसने दिए हैं टॉयज, शी ने, तो ये सब्जेक्ट हो गई। किसको दिए हैं टॉयज, किसी को दिए हैं, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो टू whom किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हु में। भाई जब ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट आएगा तो whom से क्या हो जाएगा, हु। अब ये सब्जेक्ट है, टेंस कौन सा है, हैज गिवन, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हु के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज। जब हम परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं तो बीन ऐड करते हैं, हाँ सर करते हैं, आपने बताया है। तो हु हैज बीन गिवन, थर्ड फॉर्म गिवन का गिवन ही रहेगा। तो हु हैज बीन गिवन द टॉयज बाय हर। अब बाय हर क्यों लिखा, क्योंकि सब्जेक्ट कौन था, शी, तो शी से क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या बनता है पैसिव में, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैसे आता है, प्रेपोजिशन बाय के साथ आता है। ठीक है। डिड दे डू दिस, डिड दे डू दिस, किसने किया है, दे ने, तो ये सब्जेक्ट हो गए, और जो किया है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब इसमें ध्यान से सुनना, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव इंटेरोगेटिव में ही बनाना है, चेंज मत कर देना। अच्छा डिड क्या बताता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है सर सही बोल रहे हो आप। तो जब पैसिव बनेगा तो डिड का डिड तो आएगा नहीं, डिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो वॉज में या वर्ब में, वर में। तो ये तो सब्जेक्ट था, तो ये तो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो हमको किसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाना है, दिस के लिए, दिस सिंगुलर है इसलिए वहां पर क्या आएगा, वॉज दिस, सब्जेक्ट बन गया, वॉज दिस, डू का थर्ड फॉर्म डन,
तो वॉज दिस डन बाय देम। मैं फिर से बोल रहा हूं, सब्जेक्ट कौन था? दे, तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट कौन था? दिस, तो वो सब्जेक्ट बनेगा। तो जब ये सब्जेक्ट बनेगा, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर के लिए वॉज आएगा। तो वॉज दिस डन, डू का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? डन, और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बाय देम। हैज शी सॉल्व्ड दीज प्रॉब्लम्स, तो ये सब्जेक्ट है, इसने सॉल्व किए हैं नहीं किए पूछ रहा है वो, और जो सॉल्व किए हैं वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो ये जो दीज प्रॉब्लम्स हैं, ये जब सब्जेक्ट बनेंगे तो इसके लिए वर्ब प्लूरल आएगा, और वहां पर हैज का प्लूरल क्या बनेगा? हैव। ये दीज ही रहेंगे, हैव दीज प्रॉब्लम्स। सर परफेक्ट में जब पैसे बनाते हैं तो क्या आता है? बीन आता है, तो बीन लगाया। तो हैव दीज प्रॉब्लम्स बीन, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म अपने आप में सॉल्व्ड है ही, तो हैव दीज प्रॉब्लम्स बीन सॉल्व्ड, और जो शी सब्जेक्ट था वो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाय के साथ आएगा और क्या हो जाएगा? हर। डू द स्टूडेंट्स राइट लेटर्स, अच्छा भैया लिखेगा कौन? स्टूडेंट्स। लिखेंगे किसको? लेटर्स को। तो जो लिखेगा वो सब्जेक्ट है, जिसको लिखा जाएगा वो ऑब्जेक्ट है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट। लेकिन सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, वो नेचर चेंज नहीं करता अपना, इंटेरोगेटिव ही रहेगा। तो डू जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डस तो यूज नहीं करते पैसिव में, हम तो यूज करते हैं इज एम आर। तो यहां पर कौन है हमारा सब्जेक्ट? स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट कौन है? लेटर्स। तो लेटर्स क्या बनेंगे? ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो लेटर्स के लिए वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल, और वो क्या होगा? आर। तो आर लेटर्स, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, तो आर लेटर्स रिटन बाय, और द स्टूडेंट्स कहां चले जाएंगे? पैसिव में। तो ये था हमारा इसका दूसरा रूल, है ना। और ये थोड़े उसके एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको अगले सेशन में इसके कराऊंगा। ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और काफी आपने इंटरेस्ट लिया होगा इस सेशन में, काफी कुछ सीखने भी मिला होगा, और कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने में आती होंगी अगर आपने इसको ऐसे नहीं सीखा है तो कोशिश ये करें आप कि इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें। जो मैंने इसमें छोटी छोटी बातें कही हैं उनको बारीकी से समझें, 1 से 2 बार देखने का प्रयास करें, और इसमें जो बचे फर्दर रूल्स हैं वो जैसे ही कंप्लीट होंगे तो हमारा ये चैप्टर हमको क्लियर हो जाएगा। मैं प्रशांत मिश्रा साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू सो मच। गुड डे। जय हिंद।